हम देख रहे थे इल्तुतमिश, तो उसी संदर्भ में आज हम देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में और आगे विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो इल्तुतमिश का सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं, उसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि इल्तुतमिश ने और क्या क्या कार्य करवाए थे और बहुत सारी उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार की है वो उस वक्त है वो इल्तुतमिश के काल में है वो दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था रही थी। तो आइए, तो देखो सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं। तो इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में बनने वाला अगला दिल्ली सल्तनत का शासक। इसी प्रकार है वो आज देखो इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया था, 40 अमीर सरदारों का एक संगठन बनाया था इसने। जैसे आज के जो टाटा, बिरला, अंबानी जो बिजनेसमैन है, उसी प्रकार इसमें भी है वो 40 है वो अमीर सरदार थे, उनका एक संगठन बनाया था जिसको बोलते हैं चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी। प्रशासनिक संस्था की स्थापना की थी। तो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर तुर्कान ए चहलगामी प्रशासनिक संस्था की स्थापना की थी। तो मैंने आपको बताया कि जो 40 अमीर सरदार थे उनका एक संगठन बनाया था और ये है वो प्रशासन को चलाने में है वो इल्तुतमिश की मदद करते थे। उसको इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। तो इल्तुतमिश वो एक न्यायप्रिय धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। तो हालांकि न्याय का आधार धार्मिक ही था, ये एक न्यायप्रिय शासक था और इसके न्याय का जो आधार था वो था धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये न्यायिक व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए इल्तुतमिश ने है वो अमीर ए दाद जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की। तो ये है वो एक न्यायप्रिय शासक था और इसके न्याय का आधार था वो धर्म था। तो इसीलिए उसने है वो न्याय के लिए है वो न्यायिक व्यवस्था को कि जो न्याय की व्यवस्था है, जुडिशरी किस प्रकार से है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, न्यायिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से उसको और अधिक कुशल बनाया जाए, इसके लिए उसने है वो अमीर दाद जैसे कुछ अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी। तो न्यायिक व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए इसने अमीर दाद है वो अधिकारियों की नियुक्ति की। ये तुर्कान चहलगामी की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्योंकि जो ये 40 अमीर सरदारों का जो संगठन होगा ये आगे चलकर इसके लिए है वो आगे आने वाले शासकों के लिए है वो दिक्कतें पैदा करने वाला है, क्योंकि इनकी स्थापना इल्तुतमिश ने कर दी। लेकिन जब रजिया का काल पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान के वक्त ये लोग है वो अड़चने पैदा करने वाले हैं, तो इनको ध्यान में रखना। अब देखो भारत में इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की स्थापित की। तो भारत में है वो सर्वप्रथम एकता प्रणाली की शुरुआत है वो जिस किसी शासक ने की थी वो था इल्तुतमिश। तो इसको कैसे याद रखोगे? तो ई से एकता और ई से इल्तुतमिश। तो एकता प्रणाली की शुरुआत है वो भारत में किसने की? इल्तुतमिश ने। तो इसकी शुरुआत है वो भारत के बाहर भी हो चुकी थी। फारिस ईरान में इसकी शुरुआत है वो पहले हो चुकी थी, बाद में हमारे यहाँ भारत में है वो इल्तुतमिश ने की। इससे पहले है वो फारिस ईरान में हो चुकी थी एकता की। तो ये एकता क्या होता है? तो एकता का अर्थ जानो यहाँ पर, भूमि का टुकड़ा अर्थात वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। अब देखो एकता किसे कहते हैं? भूमि का एक टुकड़ा। मान लो किसी के पास में पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा भाई? वो अपनी जमीन है वो गिरवी रखेगा, ऑब्वियसली वो जमीन गिरवी रखेगा। तो भूमि का टुकड़ा अर्थात वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। अब देखो दिल्ली सल्तनत में निरंतर नए राज्यों का है वो उदय हो रहा था, जिसके कारण है वो दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था। तो दिल्ली सल्तनत है उसमें लगातार नए राज्यों का है वो उदय हो रहा था, जिससे है वो दिल्ली का क्षेत्र है वो काफी बड़ा हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का निरंतर विस्तार हो रहा था और नए क्षेत्र का उदय हो रहा था। तो इसको संचालन करने के लिए पर्टिकुलर एक राजा तो कर नहीं सकता, सेंटर में मान लो राजा बैठा है। जिस प्रकार से हमारे आज के इतिहास को समझे तो या आज के वक्त है वो पीएम और प्रेसिडेंट होते हैं,
वो सेंटर में संभालते हैं। तो उसकी जो छोटे छोटे प्रांत या फिर राज्य हमारे, उनके अंदर क्या होता है, गवर्नर और राज्यपाल। तो उसी प्रकार से जब दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र है वो विस्तार हो रहा था धीरे धीरे, तो उसको है वो किस प्रकार से है वो उसको कंट्रोल किया जाए, तो उसको है वो फिर है वो धीरे धीरे है वो विभाजित कर दिया, इकाइयों में है वो इसको विभाजित कर दिया। और जो इन पर शासन करते थे वो कहलाते थे इक्तेदार। यानी कि जब बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया तो उसको है वो छोटे छोटे भागों में इल्तुतमिश ने विभाजित कर दिया और उन पर एक एक अधिकारी, जिसको बोलते थे इक्तेदार, को नियुक्त कर दिया कि आप अपना अपना शासन चलाओ। तो इक्तेदार का प्रमुख कार्य देखो यहाँ पर। तो इक्तेदार मैंने बता दिया, इक्ता का सामान्य अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा। दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया और उस पर जो इक्तेदार थे उनकी नियुक्ति की गई, जो इन पर शासन व्यवस्था संचालित करते थे। और देखो इक्तेदार क्या होता है, इक्तेदार के प्रमुख कार्य देखो, वर्क ऑफ इक्तेदार। तो इक्तेदार है वो इक्तेदार है वो अपनी इक्ता में सुल्तान के नाम से शासन करता था। तो इक्तेदार था वो इक्ता में अपनी है वो सुल्तान के नाम से शासन करता था। तो सुल्तान के नाम से ये शासन करता था। इसका पद है वो वंशानुगत नहीं था कि इस शासक के इस इक्तेदार के बाद इसका बेटा ही आएगा। ये पद है वो वंशानुगत नहीं था कि इस इक्तेदार के बाद में इसका बेटा आएगा, कोई वंशानुगत नहीं था। किंतु फिरोज शाह जब तुगलक आया तो उसने है वो इक्तेदार का पद है वो वंशानुगत कर दिया। तो फिरोज शाह तुगलक के वक्त है वो इक्तेदार का जो पद है वो वंशानुगत हो गया कि इस शासक के बाद में इसका जो अगला इक्तेदार होगा वो इसी का बेटा होगा। अब देखो, इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार नहीं था। तो इक्तेदार है वो सामान्यतः है वो राजा के नाम से वो शासन करते थे अलग अलग क्षेत्रों पर, उन्हें है वो सिक्के चलाने का अधिकार नहीं था। तो जो सिक्का है वो इक्तेदार नहीं चला सकते थे क्योंकि सिक्का चलाने का अधिकार केवल राजा के पास था। इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक व सैनिक कार्यों को पूरा करता था। तो इक्तेदार का प्रमुख कार्य क्या था कि जो प्रशासन संबंधी और जो सैनिक संबंधी कार्य होते थे वो इक्तेदार पूरा करता था। अब देखो, इक्तेदार इक्ता से प्राप्त राजस्व से अपना वेतन तथा प्रशासनिक एवं सैनिक खर्च निकालकर है वो शेष बची राशि को राजकोष में जमा करता था। तो इक्तेदार क्या करता था भाई, उसको सिक्के चलाने का अधिकार नहीं था, वो केवल जो प्रशासनिक एवं सैनिक कार्य है वो उनका निर्वहन करता था, ड्यूटी करता था। अब देखो, इक्तेदार है वो राजस्व में से है वो अपना वेतन, खुद का वेतन और जो प्रशासन से संबंधित और सैनिक कार्य, जो सैनिकों का खर्च निकालकर है वो जितनी भी शेष राशि बची होती थी उसको है वो राजकोष में जमा करता था। क्योंकि देखो, इक्तेदार को एक क्षेत्र दे दिया तो उसका है वो जो भी होगा जनता से मानो कर वसूल करना है, तो जितना भी उसने कर वसूल किया है उस कर का क्या करेगा, वो डायरेक्टली तो है वो राजकोष में जमा नहीं करेगा, वो अपना खर्च सबसे पहले खुद का भला देखेगा, ठीक है, खुद का खर्च निकालेगा। फिर उसके बाद में सैनिकों का खर्च निकालेगा, फिर प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य है उनका खर्च निकालकर फिर जो भी बचता था, जितना भी अपना सैनिकों का प्रशासन संबंधी जितना भी कार्य खर्चा लगेगा वो सब निकालकर फिर जो भी राशि बचती थी उस राशि का है वो फिर राजकोष में जमा कराता था और उसे कहा जाता था फवाजिल। जो शेष बची राशि होती थी उसको हम फवाजिल कहते थे। जो शेष रकम को फवाजिल कहते थे, फवाजिल। अब देखो, इक्तेदार के और क्या कार्य थे, लगान वसूल करना। तो जनता थी उससे लगान वसूल करना, सैनिक व्यवस्था करना, शांति स्थापित करना, अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करना, वहां से जो जनता है उनसे लगान वसूल करना, वहां पे शांति स्थापित करना और सैनिक व्यवस्था का प्रबंधन करना, सैनिक व्यवस्था करना। तो ये थे इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया, एक तो आपको ध्यान में रखना 40 समूह, 40 जो अमीर सरदारों का संगठन था, जो संस्था थी जिसे तुर्कान चहलगामी, वो ध्यान में रखना।
और इक्ता प्रणाली की भारत में अगर शुरुआत की थी वो की थी इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो उस इक्तदार के प्रमुख कार्य क्या थे? इक्ता क्या है? इक्ता मतलब भूमि का टुकड़ा, वेतन के बदले में भूमि को देना। ठीक है, तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इल्तुतमिश के साथ ही कंटिन्यू हम जारी रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।